नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट को पहले मैं लिखता हूं। नेशनल इनकम, जनरली नेशनल इनकम का मीनिंग होता है द इनकम ऑफ एनी नेशन, द इनकम ऑफ एनी नेशन, द इनकम ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द नेशन। एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो उस इकोनॉमी के अंदर रहते हैं। सपोज दैट कि दिस इज एन इकोनॉमी और इसके अंदर बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं जो इकोनॉमी के अंदर रहते हैं। इन लोगों ने 1 ईयर के अंदर जितना भी इनकम अर्न किया है, जितनी भी इनकम इन लोगों ने 1 साल के अंदर अर्न की है, अगर हम उस सभी इनकम को आपस में प्लस कर देंगे तब हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। नेशनल इनकम की एक डेफिनेशन है और वो ये है कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। ये बेसिक चीज़ है नेशनल इनकम के अंदर, ये सबसे बेसिक चीज़ है कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। अब हमें सबसे पहले ये स्टडी करना पड़ेगा कि व्हाट इज फैक्टर इनकम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एक बात तो हमें ये भी याद रखनी है कि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो दिस इनकम इज रिलेटेड विद अ ईयर, 1 साल से इसका लेना देना होता है और नेशनल इनकम हर ईयर में हर बार अलग अलग निकाली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो नेशनल इनकम इज रिलेटेड विद 1 ईयर और नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम। इसके साथ एक बात और प्लस होनी है कि दिस इज द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। दिस इज द फैक्टर इनकम ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। इट मीन्स कि एक देश के अंदर जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने 1 साल में जितना भी अर्न किया है, जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की है, अगर हम उस सभी को सम करेंगे तब हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। लेकिन हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज अर्न इनकम। फैक्टर इनकम इज अर्न इनकम। हमारे पास 2 तरीके की इनकम होती है, नंबर 1 इज फैक्टर इनकम और नंबर 2 इज ट्रांसफर इनकम। Only factor income is to be included. Only factor income is to be included in national income, while transfer income is not to be included in national income. अब हम एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। द कॉन्सेप्ट इज नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। इस डेफिनेशन के अंदर 2-3 बातें आती हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है फैक्टर इनकम। व्हाट इज फैक्टर इनकम? मैंने अभी आपको बताया था कि फैक्टर इनकम इज अर्न इनकम। अर्न इनकम वो इनकम है जिसको किसी भी फैक्टर ने अर्न किया है। हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इन 4 फैक्टर्स ने जो कुछ भी अर्न किया होता है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। लेकिन हमारे पास एक दूसरी इनकम भी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज वन साइड इनकम और इट इज नॉट अर्नड, इसको अर्न नहीं किया जाता, इसीलिए इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरी बात, नेशनल इनकम में केवल उस इनकम को इंक्लूड किया जाता है विच इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, जो हमारे देश के अपने रेजिडेंट्स हैं, केवल उनकी इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स भी वर्क करने आते हैं, काम करने आते हैं, और वो लोग इंडिया में रहकर जितना भी अर्न करते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं, तो इसलिए हम उनकी इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। और तीसरी बात एक और आती है कि इन एन अकाउंटिंग ईयर,
अकाउंटिंग ईयर। नेशनल इनकम इज रिलेटेड विद अकाउंटिंग ईयर, और इसमें 1 ईयर की इनकम को ही हम केवल काउंट करते हैं। अब यहां पर हम एक काम करेंगे, 4 फैक्टर्स को हम दोबारा से लिखेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर 4 फैक्टर्स। और हम क्या करते हैं, इन 4 फैक्टर्स ने जितना भी अर्न किया है, जैसे कि जब हम लैंड को वर्क पर लगाते हैं तो लैंड के ऑनर को उसके बदले में मिलता है रेंट। रेंट इज द इनकम ऑफ ऑनर ऑफ लैंड। रेंट जो है वो लैंड के ऑनर की इनकम होती है। इसी तरीके से जब हम लेबर को वर्क देते हैं तो उसे उसके काम के बदले में मिलता है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस और सैलरी लेबर की इनकम होती है। इसी तरीके से कैपिटल की इनकम होती है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है प्रॉफिट। ये 4, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, अगर हम इन सभी को प्लस कर देते हैं एक इकोनॉमी में जितने भी रेजिडेंट्स ने अर्न किया है, तो दिस इज इक्वल टू नेशनल इनकम। दिस इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इसीलिए हमने डिफाइन किया था कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर्स इनकम। ये 4 फैक्टर्स हैं, ये 4 इनकी इनकम है, और जब हम इनको विद इन ए ईयर एक इकोनॉमी के अंदर जब हम इसको प्लस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम। 2-3 बातें बस आपको याद रखनी है कि दिस इज द फैक्टर इनकम, दिस इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट और इन एन अकाउंटिंग ईयर। दैट्स इट। ठीक है, सही था सर। ये जो नेशनल इनकम हमारी होती है, इसके अंदर 2 बातें और याद रखनी है कि इनसाइड, आउटसाइड। अगर हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट कंट्री के अंदर इनकम अर्न करते हैं तो उस इनकम को भी इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, और अगर हमारे रेजिडेंट्स आउटसाइड जाकर इनकम अर्न करते हैं तब उस इनकम को भी हम इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इंडियंस इंडिया के बाहर आउटसाइड जाकर, यूके जाकर, यूएसए जाकर, जापान जाकर वहां पर कुछ इनकम अर्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी इनकम को इंडिया में लेकर आते हैं। आफ्टर ए ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कुछ टाइम के बाद वो उस इनकम को इंडिया में लेकर आते हैं। दिस इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया बट आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री। इस इनकम को इंडिया के रेजिडेंट्स ने अर्न किया है, लेकिन डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर। लेकिन क्योंकि इसको अर्न किया है नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, इसीलिए हम इसको इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई भी इंडियन इंडिया में रहकर काम करे या इंडिया के अलावा कहीं भी काम करे, अगर वो इंडियन है, अगर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स है, तो उसकी इनकम को हम इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो हमने इनकम आउटसाइड से अर्न की है, सपोज दैट कि मैं 6 महीने के लिए इंडिया से बाहर जाकर इनकम अर्न करता हूं और मैंने वहां जाकर 5 लाख रुपीस अर्न किए, मैंने वहां जाकर 5 लाख रुपीस अर्न किए, ये मेरी इनकम है फ्रॉम द आउटसाइड। इसको हम कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको हम कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्योंकि इस इनकम को हमने अर्न किया है कहां से, एब्रॉड से। तो दिस इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और मैं कौन हूं, आई एम द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो इसलिए मेरी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, इनसाइड भी करेंगे और आउटसाइड भी करेंगे। लेकिन एक बात और है, यहां पर हमारे इंडिया में हमारी कंट्री में कुछ पर्सन्स बाहर से भी आते हैं जो इंडिया के अंदर काम करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जापान, कोरिया, यहाँ से बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो हमारे दिल्ली मेट्रो के अंदर आकर काम करते हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं। अब वो लोग हैं फॉरेनर, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं, वो इनकम को अर्न कर रहे हैं और इनकम को अर्न करके वो अपने देश में ले जाएंगे। क्योंकि वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, इसलिए उनकी इनकम को हम इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेशनल इनकम की डेफिनेशन में हर एक वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब हम इसमें केवल फैक्टर इनकम को अर्न करेंगे, और जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है, चाहे वो इनसाइड अर्न की हो चाहे वो आउटसाइड,
और इंडिया में रहकर अगर किसी आउटसाइडर ने हमारे यहाँ पर कुछ इनकम को अर्न किया है, तब हम उसे इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद में स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम इसको ना कुछ एग्जाम्पल से क्रिएट करते हैं। अब आप सोचिएगा, मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा और आप सोचिएगा कि क्या ये इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे हम इसको या नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हूं यहां पर इनकम अर्न बाय एन इंडियन इन अमेरिकन बैंक। ठीक है, एनी अमेरिकन बैंक विच इन अमेरिका। एक ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप जज कर सकते हो, आप खुद भी सोच इनकम अर्न बाय एन इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन बैंक सिचुएटेड इन अमेरिका। एक बैंक जो अमेरिका में है, अमेरिकन बैंक है, और उसके अंदर एक इंडियन वर्क कर रहा है, उसे उसके काम के बदले में क्या दिया जाएगा, सैलरी। अब आप सोचिए कि क्या हम इस सैलरी को इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे? क्या सोचा आपने, करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि दिस इज द इनकम अर्न बाय द इंडियन, दिस इज द इनकम अर्न बाय द इंडियन। अब हमें इससे ये मतलब ही नहीं है कि उसने ये इनकम कहां पर अर्न की है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए इंडिया की नेशनल इनकम में इनसाइड हो या आउटसाइड हो, बस पर्सन अपना होना चाहिए। ये पर्सन इंडियन अपना है, इसलिए हम इसको इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए मैं आपको और इसी तरीके से बताता हूं। मान लीजिए कि एक इंडियन बैंक है और उस इंडियन बैंक के अंदर कुछ फॉरेनर्स जो विदेशों से आकर यहां पर इंडिया में रह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, और वो इंडियन बैंक के अंदर काम कर रहे हैं। समझे आप? मैंने कहा कि कुछ एक इंडियन बैंक में कुछ फॉरेनर आकर वर्क कर रहे हैं। अब उनको उनके काम के बदले में भी सैलरी मिलेगी। क्या उस सैलरी को हम इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? सोचिए आप, करेंगे? हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो इंडियन बैंक है, लेकिन हमें बैंक से लेना देना नहीं है, हमें तो लेना देना है उस पर्सन से जो इनकम को अर्न कर रहा है। इनकम अर्न कौन कर रहा है? अरे इनकम तो अर्न कर रहे हैं वो फॉरेनर। क्या वो फॉरेनर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम उन फॉरेनर्स की इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सही था जी। ठीक है, अब नेशनल इनकम हमारी कई तरीके की होती है। अब हम यहां पर स्टडी करेंगे कि नेशनल इनकम कितने टाइप्स की होती है। अब हमने नेशनल इनकम का मीनिंग तो स्टडी कर लिया। नेशनल इनकम से रिलेटेड एक इनकम और होती है स्टूडेंट्स, और वो इनकम होती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज रिलेटेड विद बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर जितना भी अर्न किया गया है, जितना भी कमाया है, चाहे वो किसी ने भी कमाया हो, चाहे वो इंडियंस ने कमाया हो या फिर वो नॉन। अब हमारे इंडिया के लिए ये नॉन रेजिडेंट्स कौन हुए? हमारे इंडिया के लिए ये नॉन रेजिडेंट्स वो पर्सन हुए जो आउटसाइड से, जो दूसरे देशों से हमारे यहां पर आकर काम कर रहे हैं, जो हमारे यहां पर आकर वर्क कर रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम इज रिलेटेड विद द डोमेस्टिक बाउंड्री, और बाउंड्री के अंदर अर्न कोई भी करे, चाहे वो इंडियन करें या वो नॉन रेजिडेंट्स करें या वो इंडियन नहीं हो, उसकी इनकम को हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं कि क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो जापान और कोरिया से आए हुए हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं जो यहाँ पर आकर वर्क कर रहे हैं। दे आर वर्किंग इन इंडिया, वो यहाँ पर इंडिया में आकर वर्क कर रहे हैं, मगर वो इंडिया के पर्सन्स तो नहीं है, वो तो फॉरेनर्स हैं हमारे लिए। अब क्या हम इन लोगों की इनकम को
इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करें? अभी आपको सोचना है कि क्या हम इन लोगों की इनकम को इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, इनको ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो इनकम को अर्न किया है वो कहां पर किया है? इनसाइड द बाउंड्री। वो लोग कहां पर काम कर रहे हैं? दे आर वर्किंग इन इंडिया, दे आर वर्किंग इन दिल्ली। वो दिल्ली में, इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, वो हमारी बाउंड्री में काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हमारा पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन बाउंड्री अपनी होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे हमारे इंडियंस भी कुछ दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं। सपोज दैट एक यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पर कि सैलरी टू इंडियन वर्किंग इन सिंगापुर। एक इंडियन है जो सिंगापुर में वर्क कर रहा है। अब क्या हम इसकी इनकम को इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करें? हो सकता है आप में से कुछ ये सोचें कि भाई ये तो इंडियन है, इसलिए इसकी इनकम को इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर लो। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तब हम पर्सन को तो देखेंगे नहीं। हमें पर्सन नहीं देखना, हमें प्लेस देखना है, हमें जगह देखनी है। ये पर्सन, ये इंडियन पर्सन काम कहां पर कर रहा है? सिंगापुर में। तो बस इसे सिंगापुर की ही डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का लेना देना पर्सन से नहीं होता, बाउंड्री से होता है। इसका मतलब किसी भी देश के अंदर अगर इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन काम कर रहा हो, चाहे वो इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, उसकी इनकम को हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो नेशनल इनकम थोड़ी बहुत डोमेस्टिक इनकम से अलग होती है। दो बातें और हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है, नंबर 1 कि नेशनल इनकम में रेजिडेंट्स की इनकम को तो इंक्लूड किया जाता है, उसके साथ साथ इंडियन कंपनीज और इंडियन बैंक, इंडिया के जितने भी बैंक है, आपको पता ही होगा इंडिया में बहुत सारे बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, इंडियन जितने भी बैंक है, इंडियन जितनी भी कंपनी है, उन सब की इनकम को भी हम इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अब इन बैंक और इन कंपनीज की इनकम को क्यों इंक्लूड करेंगे? अरे ये बैंक और ये कंपनीज भी तो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, इनकी भी तो अपनी एक इनकम होती है ना, तो इसलिए उनकी इनकम को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो थी वो ये है कि डोमेस्टिक इनकम में बाउंड्री की इनकम को प्लस करेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे एम्बेसी की इनकम को। एम्बेसी, अब आपको इस वर्ड को समझना पड़ेगा कि एम्बेसी वर्ड होता क्या है। सुना होगा शायद इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, मैं यहां पर इसको ब्रैकेट में लिखता हूं कि इंडियन एम्बेसी। सबसे पहले तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि इंडियन एम्बेसी इंडिया में नहीं होगी, बल्कि इंडिया के बाहर किसी और देश के अंदर होगी। इंडियन एम्बेसी इंडिया का एक ऑफिस है जो इंडिया में नहीं है बल्कि इंडिया के बाहर है। अब इस ऑफिस को कौन ऑपरेट कर रहा है? इस ऑफिस को ऑपरेट कर रहे हैं इंडियन। लेकिन हां, इसमें काम करने वाले इंडियन भी हो सकते हैं और फॉरेनर भी हो सकते हैं। अब इसमें काम करने वाले बंदे इंडियन हो या फॉरेनर हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एम्बेसी, क्योंकि हमारी बाउंड्री है, इसीलिए हम एम्बेसी में काम करने वाले हर पर्सन की इनकम को इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे, चाहे वो पर्सन इंडियन हो या फिर वो नॉन इंडियन हो। अब इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं कि जैसे सैलरी टू इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। पॉइंट इज कि सैलरी टू इंडियन, सैलरी किसको दी जा रही है? इंडियन को। वर्किंग, काम कहां पर कर रहा है? अमेरिकन एम्बेसी में। और अमेरिकन एम्बेसी कहां पर सिचुएटेड है? इंडिया में। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सोचिए इस पॉइंट को जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया कि क्या हम इस इनकम को इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे? अब आप सोचिए, क्या करेंगे? यस और नो? अगर आप कहते हो कि यस, इसको हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो आप रॉन्ग हो, आप ठीक नहीं हो।
इसको हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि दिस इज द सैलरी टू द इंडियन, ये तो इंडियन की है इसलिए इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करो, मगर ये नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि डोमेस्टिक इनकम में चाहे इंडियन हो या वो नॉन रेजिडेंट्स हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बाउंड्री अपनी होनी चाहिए। एम्बेसी अमेरिका की है, एम्बेसी किसकी है? अमेरिका की। इंडियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री है, अमेरिकन एम्बेसी अमेरिका की डोमेस्टिक बाउंड्री है। इसलिए इस अमेरिकन एम्बेसी में काम करने वाले पर्सन्स को, कोई भी पर्सन हो, इसको हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये बाउंड्री अपनी नहीं है। लेकिन हाँ, इस पर्सन की इनकम को हम इंडिया की नेशनल में जरूर इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि पर्सन अपना है। तो यहां पर बात यह आती है कि डोमेस्टिक में जब हम इंक्लूड करते हैं तब हम प्लेस देखते हैं, जगह देखते हैं कि ये जगह अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में है, मगर इंडिया में होने के बाद भी ये ऑफिस हमारा नहीं है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? इसको ऑपरेट कर रहा है अमेरिका। तो इसीलिए ये उनका ऑफिस है, ये हमारी बाउंड्री नहीं है, हम इसको इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट दिस इज द इनकम टू द इंडियन, ये तो इंडियन को है, इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट्स है, इसलिए हम इसको इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। इट मीन्स कि कोई फॉरेन बैंक है, सपोज दैट एचडीएफसी एक फॉरेन बैंक है, एचडीएफसी बैंक फॉरेन बैंक है, उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया इंडिया में। अब आप सोचिए कि क्या हम इसको इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? नेशनल में पूछा है मैंने, क्या हम इसको इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए हमें पर्सन देखना है। अब आप देखिए कि ये इनकम किसको मिल रही है? ये इनकम मिल रही है फॉरेन बैंक को। ये बैंक हमारा नहीं है, ये बैंक हमारा रेजिडेंट्स नहीं है, ये बैंक फॉरेन है, इसलिए हम इसको इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हम इसको इंडिया की डोमेस्टिक में इनकम में इंक्लूड करेंगे? तब हमें किससे देखना है? तब हमें देखना है बाउंड्री में। इन इंडिया, ये बैंक कहां पर सिचुएटेड है? इंडिया में, इसलिए हम इसकी इनकम को इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, and the final difference is national income is related with the normal residents or and domestic income is related with the domestic boundary। और इन दोनों में एक छोटा सा लिंक होता है। इन दोनों में डोमेस्टिक इनकम को हम डीपी बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी फॉर डोमेस्टिक, वाई फॉर इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी नेशनल इनकम इक्वेशन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस करते हैं तब हमें क्या मिलेगा? नेशनल इनकम। अब ये NFIA क्या है? NFIA है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हमारे देश के लोग विदेशों में काम करने जाते हैं ना, और बाहर वाले भी फिर हमारे यहाँ काम करने आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ही जाएंगे काम करने, वो नहीं आएंगे। अरे हम लोग गए वहां पर काम करने और हमने वहां से कमाए 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ इनकम अर्न की। लेकिन फॉरेनर भी हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने भी इनकम को अर्न किया, उन्होंने 300 कमाए, 300 करोड़। तो हमने 500 अर्न किए और 300 उनको पे किए, द डिफरेंस इज 200। दिस डिफरेंस इज NFIA, जो फैक्टर इनकम हमने एब्रोड से अर्न की है और जो फैक्टर इनकम हमने एब्रोड को पे की है, उनका डिफरेंस NFIA कहलाता है। और जब हम इस डोमेस्टिक इनकम में इस NFIA को प्लस करते हैं तब हम कहां पर पहुंच जाते हैं? नेशनल इनकम पर पहुंच जाते हैं हम। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है और इसके साथ इन दोनों का डिफरेंस और ये दोनों कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम कितने कितने टाइप्स की हो सकती है। देखिए, जब नेशनल इनकम होता है, सिर्फ नेशनल इनकम लिखा होता है, जब कहीं भी लिखा होगा नेशनल इनकम, तो दिस इज इक्वल टू NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट विदाउट डेप्रिशिएशन, फैक्टर कॉस्ट
फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग हो गया जो फैक्टर्स की कॉस्ट है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज दैट कि हमारे पास 4 फैक्टर्स थे, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उन चारों ने मिलकर 10,000 करोड़ रुपीस अर्न किए। ये उन 4 फैक्टर्स की इनकम है। दिस इज NNPFC, दिस इज NNPFC। अब अगर हम एक काम करते हैं, अगर हम इसके अंदर प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन जिसका एक नाम और है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? एज यू नो दैट कि जब हम कभी बिजनेस करते हैं तो हमारी एसेट्स, हमारी प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, उसमें कुछ टूट फूट होने लगता है, उसकी कुछ वैल्यू कम हो जाती है। द रिडक्शन, द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और उसका पर्टिकुलर एक अमाउंट होता है। अगर हम इस नेट के अंदर इस डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, सपोज दैट कि हमारी 500 डेप्रिसिएशन है और हम इसको प्लस करते हैं, तो अगर हम इस 10,000 में इस 500 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,500 करोड़ रुपीस। ये भी हमारी इनकम है, ये भी हमारी नेशनल इनकम है, बट दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आ गया। ये भी हमारी नेशनल इनकम है, ये भी हमारी नेशनल इनकम है। इस नेशनल इनकम में आगे लिखा हुआ है N और इसके आगे क्या लिखा हुआ है G। अब आप देखो कि इनमें ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि इसको ये बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया। ठीक है। और अगर हमें ये गिवन होता, अगर हमें ग्रॉस दिया हुआ होता, ग्रॉस को नेट बनाना है, तो हम क्या करते, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। इट मीन्स यहां पर एक और लिंक बनता है, वो लिंक ये बनता है कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज, और इस आइडेंटिटी से एक बात और कर सकते हैं हम, डेप्रिसिएशन को जब हम उधर ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चंस इस तरीके के बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब आप इनकी वर्डिंग्स को ध्यान से देखोगे, दिस इज FC, दिस इज FC, इट मीन्स कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। NP नेशनल प्रोडक्ट, NP नेशनल प्रोडक्ट, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये नेट और ये ग्रॉस, तो यहां पर डिफरेंस है। ये नेट है, ये विदाउट डेप्रिसिएशन है, और ये ग्रॉस है तो ये विद डेप्रिसिएशन है। इसी तरीके से ये जो 10,000 हमारी इनकम है, ये है NNPFC। अब मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, यहां पर NNPFC इज इक्वल टू 10,000 करोड़ रुपीस। अगर मैं इसके अंदर NIT, जिसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो क्या होते हैं, जो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। जब हम किसी भी चीज को मार्केट में बेचने जाते हैं ना, तो होता यह है कि गवर्नमेंट हमारी उस कमोडिटी के ऊपर कुछ टैक्स लगाती है, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस पता है क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार करे, इसको हमने 20 रुपीज में तैयार किया बनाकर, लेकिन जब हम इसको मार्केट में बेचने के लिए गए तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 5 रुपये टैक्स लगा दिया। तो 20 + 5 कितना हो गया, 25। इसकी मार्केट में प्राइस कितनी हो गई, 25। जब एक सेलर इसको 25 रुपीज में मार्केट में सेल करेगा तो उसके पास 25 रुपीज आएंगे। अब वो क्या करेगा, 5 रुपये इसमें से गवर्नमेंट को निकाल कर दे देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिए थे। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं। सब्सिडी मार्केट प्राइस को घटाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जिसमें हमें सब्सिडी मिलती है, जैसे गैस सिलेंडर है, मार्केट में तो वो 1200 रुपीज़ समथिंग आता है, लेकिन जब गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है तो वो 400 के आसपास हमें मिल जाता है। तो सब्सिडी क्या करते हैं, प्राइस को घटाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का जो डिफरेंस होता है, ये गवर्नमेंट की इनकम है और ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, और जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो वो आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NIT। सपोज दैट गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपीस के टैक्स लगाए और उसमें से 40 करोड़ की सब्सिडी दे दी, तो 50 में से 40 गया, 10 करोड़ क्या हो गया, NIT। लेकिन NIT माइनस में भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने 20 करोड़ के टैक्स लगाए, 40 करोड़ की सब्सिडी दे दी,
अरे तो 40 माइनस 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा? -20, तो इट में भी नेगेटिव ऑल्सो। अब देखिए इसका क्या रोल होता है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, अगर हम यहां पर ये प्लस कर दें, तो अब जो हमारी इनकम आएगी वो इनकम आ जाएगी NNP MP। आप देखिए ये FC ये MP में कन्वर्ट हो गया। NIT जुड़ने के बाद में फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो गई, जो मैंने अभी आपको इस मार्कर का एग्जांपल दिया था कि 20 रुपीज इसकी फैक्टर कॉस्ट है इस मार्कर की, लेकिन जब हमने उसमें टैक्स को प्लस कर दिया तो वो क्या गया? मार्केट प्राइस। तो NNP MP। FC को MP बनाने के लिए हमें NIT को प्लस करना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी यहां पर और आ जाएगी हमारे पास, MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT। ठीक है, मार्केट प्राइस बनाने के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट में NIT को प्लस करना पड़ेगा, और अगर हम इस NIT को इधर ले जाते हैं तो MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC। तो नेशनल इनकम किसी भी तरीके से हो सकती है। नेशनल इनकम यूं भी हो सकती है जैसे GNP MP। तब आपको समझना है इसको देखकर कि दिस इज MP, इसका मतलब कि इसके अंदर NIT इंक्लूड है। और ये क्या है? ग्रोस, इसका मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी इंक्लूड है। अब अगर आप इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो ये N हो जाएगा, और MP को माइनस कर दो, इसको माइनस कर दोगे, MP में से NIT को माइनस करोगे तो ये FC हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये गिवन है तो ये प्लस करने पर ये आ जाएगा, ये गिवन है तो ये प्लस करने पर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी नेशनल इनकम कई तरीके की होती है, NNPFC, GNPFC, GNP, और सेम यही सारी बातें होती हैं डोमेस्टिक इनकम में। सिमिलरली डोमेस्टिक इनकम भी इसी तरीके से कई तरीके की हो सकती है, जैसे GDP MP। तो ये भी ध्यान रखना है कि दिस इज GDP MP, और क्या हो सकती है? NDP FC। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, मगर यहां पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। और इनको हम किसी और एग्जांपल के थ्रू भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज दैट कि मैंने आपसे कहा कि GDP FC इज 1200 करोड़ और NIT और डेप्रिसिएशन, NIT का अमाउंट है -100 और डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 50। अब हमें इस पूरी इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें निकालना है, सपोज दैट कि हमको करना है NDP MP। अब आप देखिए, दिस इज ग्रोस GDP FC, ये गिवन है, हमें इस ग्रोस को इस नेट में कन्वर्ट करना है। क्या करें? ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है। ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो यहां लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद दिस इज FC को किस में कन्वर्ट करना है? MP में। FC को MP में कन्वर्ट करना है, FC को MP में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से FC को MP में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो MP बनाना है तो FC में क्या प्लस करेंगे? NIT। तो यहां पर हम प्लस करेंगे NIT। अब ये अमाउंट यहां पर लिख दीजिए, 1200 माइनस 50 और प्लस में -100, और जो भी आंसर आ जाता है यहां पर कितना आ जाएगा? 1050 करोड़ रुपीस। ये क्या आ जाएगा? ये हमारा NDP MP आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारी कैलकुलेशन और भी कर सकते हैं। अब इस सब के बाद अब हम डिस्कस करेंगे द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को किस तरीके से मेजर करते हैं, और अब हम उसके मेथड्स की बात करेंगे। नेशनल इनकम का मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वी हैव 3 मेथड्स। हमारे पास 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। नंबर 1 इनकम मेथड, नंबर 2 प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडिड मेथड। एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड।
नेशनल इनकम को हम इन 3 मेथड्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट कि इनकम मेथड से हम किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। फिर प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे, उसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। तो अब हम इनमें सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे? अब हम स्टडी करेंगे भाई इनकम मेथड। तो अब हम स्टडी करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड। अब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम। अब मैं उन फैक्टर्स को शॉर्ट में दोबारा से लिखता हूं। जैसे हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनकम मेथड ये कहता है कि लैंड को जो उसके काम के बदले में दिया जा रहा है, लेबर को जो उसके काम के बदले में दिया जा रहा है, कैपिटल को जो उसके काम के बदले में दिया जा रहा है, एंटरप्रेन्योर को जो उसके काम के बदले में दिया जा रहा है, उस सबको प्लस कर लो और वो नेशनल इनकम आ जाएगी। अब आपको पता भी है कि लैंड को जब हम काम पर लगाते हैं या लैंड को जब हम यूज करते हैं तो उसके ऑनर को उसके बदले में क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है। जी हाँ, रेंट। लेबर को वेजेस एंड सैलरी दी जाती है, कैपिटल को इंटरेस्ट पे किया जाता है और एंटरप्रेन्योर को उसके वर्क के लिए प्रॉफिट मिलता है। अब हम इन्हीं इनकम को जो इन फैक्टर्स को जो भी दिया जाता है उस सब को हम प्लस करेंगे। इन 4 फैक्टर्स के अंदर सबसे मेन फैक्टर्स हमारा कौन सा होता है? सबसे मेन फैक्टर होता है ये लेबर, क्योंकि ये हमारा एक्टिव है। अब लेबर को उसके काम के बदले में क्या दिया जाता है? वेजेस दी जाती है, सैलरी दी जाती है। लेकिन सिर्फ वेजेस और सैलरी दिया जाएगा क्या? और कुछ नहीं दिया जाएगा? अरे जब रिटायर हो जाएगा तो उसको पेंशन भी तो देंगे, और इसके अलावा हो सकता है कि सोशल सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसको दिया जा रहा हो, प्रोविडेंट फंड भी दिया जा रहा हो, रहने के लिए फ्री में हाउस दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी दे दी। तो इसका मतलब लेबर को तो उसको अपने काम के बदले में कोई एक चीज नहीं दी जा रही, बल्कि उसको तो बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर अब लेबर को उसके काम के बदले में जो कुछ भी दिया जा रहा है ना, हम उसको एक नाम देते हैं और उसका नाम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेबर का रिवॉर्ड है जो लेबर को उसके वर्क के बदले में मिल रहा है। अब इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर सब कुछ आ रहा है, वो वेजेस भी आ रहा है, वो सैलरी भी आ रही है जो उसको दे रहे हैं, वो पेंशन भी आ रही है जो उसको रिटायर होने के बाद में मिल रही है, और प्रोविडेंट फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है ऑनर जो करता है, ऑनर एम्प्लॉयर जो करता है, ये सारी की सारी चीजें मिलाकर, इसके अलावा बोनस भी मिलता है उसको, बोनस के साथ साथ कमीशन भी मिलता है उसको वर्क के बदले में जो कुछ भी मिलता है, पेमेंट इन काइंड्स मिलता है। पेमेंट इन काइंड्स का मतलब हो गया कि उसको मनी नहीं मिलती बल्कि कोई चीज मिलती है, कुछ काइंड्स में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, रहने के लिए फ्री में घर मिल गया, रहने के लिए फ्री में घर मिल गया, फ्री मिल गई। तो जब फ्री में मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी तो वो अमाउंट तो है नहीं, वो तो क्या है? वो तो काइंड्स है। तो एनी कंट्रीब्यूशन इन कैश और इन काइंड, जब हम प्लस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये हमारी इनकम मेथड का फर्स्ट पार्ट होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब हम बात करते हैं लैंड की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योर की। इसको सेपरेट करते हैं, इन तीनों को एक ही जगह लिखते हैं। लैंड को रेंट दिया जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। और जब हम इन सब की इनकम को प्लस करते हैं तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट बन जाता है, दूसरा टॉपिक आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। और ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और इसके साथ साथ एक चीज और भी आती है, रॉयल्टी। रॉयल्टी भी एक तरीके का रेंट ही होता है, बट रॉयल्टी रेंट
टेंजिबल जैसे लैंड होता है उसके लिए दिया जाता है, मशीन के लिए रेंट दिया जाता है, लेकिन जो इंटेंजिबल चीजों के लिए जो रेंट दिया जाता है उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। जैसे गुडविल के बदले में कुछ अमाउंट देते हैं तो उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। तो इन सभी को मिलाकर हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। इनकम मेथड का पहला पॉइंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में अपने आप में बहुत सारी चीजें आती हैं जो ये हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस एक अनदर कॉन्सेप्ट है जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी आती है। ये सब इसके चारों फैक्टर्स की जो भी इनकम थी हमने उनको प्लस कर लिया। अब एक इनकम और रह जाती है बस छोटी सी, उस इनकम का नाम है मिक्स्ड इनकम। उसका नाम है मिक्स्ड इनकम और इसका पूरा नाम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कौन होते हैं? और इसके कोई पार्ट भी नहीं होते। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो होते हैं जिन्होंने अपने फैक्टर्स खुद लगाए हैं, किसी और से नहीं लिए। अगर हमने लैंड किसी और से लिए तो हमको रेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने लैंड अपनी ही लगाई है तब हमें किसी और को रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने कैपिटल बैंक से लिए तब हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने अपनी ही कैपिटल लगाई है तो अब हमें आउटसाइडर को कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। जो इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस को मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस वो होते हैं जिन्होंने अपने फैक्टर्स अपने आप लगाए हैं। तो जब उन्होंने अपने फैक्टर्स अपने आप लगाए तो भाई वो पेमेंट किसी आउटसाइडर को क्यों करेंगे, वो तो अपने पास रखेंगे। उनको जो भी इनकम मिलेगी उनकी इनकम के अंदर रेंट भी होगा, सैलरी भी होगी, वेजेस भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, इसलिए उनकी इनकम को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। तो नेशनल इनकम काउंट करने के लिए इनकम मेथड में सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को लिया जाता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस को, उसके बाद में मिक्स्ड इनकम को। ये हमारी फैक्टर्स इनकम होती है। और एक फैक्टर इनकम जो मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, ये 3rd नंबर पर था, वो है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये वही इनकम है जो हमारे देश के पर्सन एब्रोड में जाकर अर्न करते हैं और बाहर वाले हमारे यहां पर आकर अर्न करते हैं, उनका डिफरेंस ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिएगा नेशनल इनकम को किस तरीके से काउंट किया जाता है। अगर हम इस 1 + 2 + 3 इन तीनों को प्लस कर दें, इन तीनों को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, तब हमारे पास जो इनकम आएगी वो आती है NDPFC। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए ये फैक्टर कॉस्ट पर क्यों है? क्योंकि ये फैक्टर्स की इनकम है। ये डोमेस्टिक क्यों है? क्योंकि हमने इसके अंदर NFIA को अभी इंक्लूड नहीं किया। ये नेट क्यों है? क्योंकि फैक्टर्स को जब पे किया जाता है तो वो डेप्रिसिएशन के बाद में ही पे किया जाता है। लेकिन अगर हम 1 + 2 + 3 और +4 करेंगे तब ये हो जाएगा NNPFC। अब ये NNP क्यों हो गया? क्योंकि अब इसके अंदर 4th पॉइंट भी जुड़ गया, वो कौन सा है? NFIA। लेकिन अगर हम इन चारों के अलावा यहां पर NIT और साथ में डेप्रिसिएशन को भी प्लस कर दें तब हमारे पास इनकम आ जाएगी GNPMP फाइनल। तो इट मीन्स कि अगर आपको इनकम मेथड से ये फाइंड आउट करना है तब आप इन 3 को प्लस करोगे, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है इन 4 को प्लस करोगे, अगर आप उन दोनों में ये दोनों प्लस करोगे तब आपके पास GNPMP आ जाएगा। तो इस सब के बेस यही दिस इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है और इन पॉइंट्स को प्लस करके नेशनल इनकम आ जाती है। ठीक है? अब हम नेशनल इनकम को मेजर करने के सेकंड मेथड प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे। प्रोडक्ट मेथड जिसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं। नेशनल इनकम, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल
प्रोडक्ट। जी, ये नेशनल इनकम है, मगर ये है किसके बराबर? नेशनल प्रोडक्ट के बराबर। नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट। तभी तो हम नेशनल इनकम को एनपी लिखते हैं। एनपी मीन्स नेशनल प्रोडक्ट। जब प्रोडक्शन होगा तभी तो इनकम होगी, और विदाउट प्रोडक्शन इनकम नहीं होगी। और अगर विदाउट प्रोडक्शन इनकम होती भी है ना, तब हम उसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट करते ही नहीं है। जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम होगी। सेकंड मेथड, प्रोडक्शन मेथड, कहता है कि नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ मार्केट वैल्यू of final goods and services produced in an economy in a year। ये डेफिनेशन है नेशनल इनकम की, जो नेशनल इनकम को नेशनल प्रोडक्ट के बराबर करती है। नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो फाइनल तैयार हो चुकी हैं, जो इंटरमीडिएट नहीं है, जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है, जिनका प्रोडक्शन हो चुका। प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर हुआ है, अगर हम उनको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा और वो नेशनल इनकम के बराबर होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से लेता हूं। मान लीजिए एक फर्म है, फर्म ए। इस फर्म ने 10,000 कमोडिटी का प्रोडक्शन किया, 10,000 गुड्स का प्रोडक्शन किया, और मार्केट में एक की प्राइस थी 50 रुपीज। फर्म ने 10,000 यूनिट्स बनाई, 50 प्राइस रखी। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख, इस फर्म को 5 लाख रुपीज रिसीव होंगे। इस फर्म की जो टोटल इनकम है वो 5 लाख होगी। याद रहे, मैं इनकम की बात कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। प्रॉफिट अलग चीज है। मैंने कहा इस फर्म की इनकम कितनी होगी? 5 लाख, क्योंकि अब ये 5 लाख रुपीस ये फर्म अपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि इन चीजों का जो प्रोडक्शन किया था वो इन्हीं फैक्टर्स ने ही तो किया था। तो ये क्या है? ये पूरी फर्म की इनकम है। अगर सपोज दैट फर्म प्रोडक्शन करती 20,000 और प्राइस होती 50, तो इनकम कितनी होती? 10 लाख। अब ये फर्म की इनकम कितनी होती? 10 लाख, क्योंकि फर्म इस 10 लाख को डिवाइड करती है किसमें? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में। तो ये मेथड कहता है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा एक इकोनॉमी में, जितना भी प्रोडक्शन होगा, अगर हम उसको उसकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना भी सम आता है वो नेशनल प्रोडक्ट होता है, जो नेशनल इनकम के बराबर होता है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा तभी तो इनकम होगी, विदाउट प्रोडक्शन इनकम नहीं होगी। सही है? तो इस तरीके से अब हमें इस मेथड के अंदर क्या करना होता है, लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। अब ये वैल्यू एडेड क्या होता है, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड होता है सेल प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका एक फॉर्मूला और है हमारे पास, क्योंकि ये सेल प्लस डेल्टा स्टॉक जो होता है ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैंने आपसे कहा था कि नेशनल प्रोडक्ट में केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर इस 5 लाख और इस 10 लाख में
कुछ इंटरमीडिएट गुड्स भी है, क्योंकि जब हमने 10,000 गुड्स का प्रोडक्शन किया है तो हमने कुछ इंटरमीडिएट गुड्स भी तो यूज़ की होंगी। जानते हो ना इंटरमीडिएट गुड्स, वही जो प्रोडक्शन करने में यूज़ की जाती हैं। तो सपोज दैट कि अगर हमने 1 लाख रुपए की 1 लाख की हमने इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें यूज़ किया और यहाँ पर 2 लाख की इंटरमीडिएट गुड्स को हमने यूज़ किया, तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 4 लाख और यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 8 लाख। अब फर्म की इनकम ये नहीं होगी बल्कि कितनी होगी, 4 और 8 होगी, जब उसने इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर दिया। और इंटरमीडिएट गुड्स को तो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते ही नहीं है। तो ये मेथड कहता है कि जितनी भी वैल्यू एडिड होती है उस दिस वैल्यू एडिड इज इक्वल टू इनकम। आप इसे इस तरीके से समझिए, फर्म ने 10 लाख का प्रोडक्शन किया और 10 लाख का प्रोडक्शन करने के लिए जो उसने रॉ मटेरियल यूज किया था वो किया था 2 लाख का। तो 10 में से पहले 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 लाख। और ये 8 लाख अब किन लोगों में बटेंगे, ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में बढ़ जाएंगे। ये क्या होगा, ये इनकम होगी। तो जिस तरीके से फर्म की इनकम है, इसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर इस मेथड में क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सेकेंडरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है और टर्शरी किससे होता है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होता है। इन तीनों सेक्टर्स ने जितना भी वैल्यू ऑफ आउटपुट किया है, इन तीनों सेक्टर्स के फर्स्ट, सेकंड प्लस थर्ड, तीनों के वैल्यू ऑफ आउटपुट में से तीनों के इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। और जब हम तीनों के वैल्यू ऑफ आउटपुट में से तीनों के इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं और जब हमारे पास इस ऐसा करने पर पूरी इकोनॉमी की इनकम आती है और वो इनकम आती है जीडीपी एमपी। ये कौन सी इनकम आती है, जीडीपी एमपी। और इस जीडीपी एमपी को हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये डोमेस्टिक इनकम है, इसके अंदर एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रोस है, इसको नेट बनाने के लिए इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। एमपी है, इसके अंदर से एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। बस ये 3 काम और करेंगे हम इसके साथ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर सीधे सीधे आ जाएगा एनएनपी एफसी विच इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो ये मेथड था प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट। समराइज कर रहे हैं हम, नेशनल प्रोडक्ट जितना भी प्रोडक्शन होगा उसकी वैल्यू ही नेशनल इनकम के बराबर है। लेकिन प्रोडक्शन किसका हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करते हैं। और जब इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करते हैं तो वो वैल्यू एडिड आता है, इसलिए हम इस मेथड को वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं। और हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, इसकी वैल्यू एडिड, इसकी वैल्यू एडिड, इसकी वैल्यू एडिड, निकाल कर उनको प्लस कर दो और इस तरीके से हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम इस एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। देखिए, हम फाइंड तो नेशनल इनकम कर रहे हैं, लेकिन हम मेथड कौन सा स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। ये बात भी बड़ी अजीब है कि एक्सपेंडिचर से इनकम का कैलकुलेशन हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, एक्सपेंडिचर से इनकम को, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन नेशनल इनकम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर से। देखिए, इसका भी एक रीजन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नेशनल आउटपुट या प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, इस आउटपुट को हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। क्योंकि मैंने कहा था आपसे अभी कि जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम होगी। और लेवल पर यह अज्यूम किया जाता है कि ओवरऑल इनकम को स्पेंड कर दिया जाता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। ये एक आइडेंटिटी है मैक्रो की।
ये मैक्रो की एक आइडेंटिटी है कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम और इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्यों बराबर होंगे, क्योंकि लोग तो अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करते हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है। जितनी इनकम होती है, अगर मान लीजिए कि 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है तो इनकम भी कितनी होगी, 100 करोड़ की इनकम होगी। लेकिन हम तो कितना स्पेंड करेंगे, 80 करोड़, और बाकी 20 करोड़ क्या करेंगे, सेव कर देंगे। लेकिन सेव करने के बाद क्या करोगे, सेव करने के बाद इसको इन्वेस्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, इसको इन्वेस्ट कर दोगे। और इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। तो ओवरऑल जो 100 करोड़ की इनकम थी वो 100 और वो 80 और 20 मिलकर कितनी हो गई, अगेन 100 हो गई। इनकम भी 100 थी हमारी, 80 हमने स्पेंड किया, 20 सेव किया, लेकिन सेव करने के बाद में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो सेविंग हमारा एक्सपेंडिचर बन गया और ओवरऑल एक्सपेंडिचर हमारा 100 करोड़ हो गया। तो इसीलिए मैक्रो लेवल पर यह अज्यूम किया जाता है कि इनकम इज इक्वल, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। हमें क्या करना है, हमें एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, इन्होंने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है उस सब को प्लस कर लेना है, क्योंकि वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर करने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करने वाले कौन हैं। सबसे पहले तो हम हैं। हम कौन, द पर्सन, द हाउस होल्ड। तो हम होंगे कौन, एच, हाउस होल्ड, हम एक्सपेंडिचर करते हैं। दूसरा फर्म्स, फर्म्स भी तो एक्सपेंडिचर करती हैं। ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ये फर्म ही तो करती हैं। तीसरा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है, बहुत करती है, बिल्कुल करती है। और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी तो हमारा एक्सपेंडिचर ही होता है ना। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये पहचानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो फाइनल एक्सपेंडिचर करती हैं। तो वो कौन कौन सी यूनिट्स है, हाउस होल्ड है, फर्म्स है, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हाउस होल्ड का मतलब कंज्यूमर है, फर्म्स का मतलब प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब एब्रॉड है। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल एक्सपेंडिचर काउंट करना है। हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल एक्सपेंडिचर को काउंट करना है। तो मैं यहां पर बीच में एक हेडिंग लिखता हूं, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर को दो जगह डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है। नंबर वन जो एक्सपेंडिचर हम सब जानते हैं, जो हम, देखो बच्चों, देखिए स्टूडेंट, हम सब एक्सपेंडिचर करते हैं, किस पर करते हैं, कपड़ों पर करते हैं, फूड पर करते हैं, बुक्स पर करते हैं, रजिस्टर, कॉपी, पेन, बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन ये सारा एक्सपेंडिचर हमारी वॉन्ट्स को ना डायरेक्टली पूरा करता है। ये सारा एक्सपेंडिचर हमारी वॉन्ट को डायरेक्टली पूरा करता है, फूड, हाउस, क्लॉथिंग। और इस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। क्या कहते हैं, कंजम्पशन। लेकिन एक एक्सपेंडिचर और होता है, और वो एक्सपेंडिचर कहाँ किया जाता है, लैंड पर, बिल्डिंग पर, मशीनरी पर, इक्विपमेंट पर। लेकिन क्या वो कंजम्पशन होता है, नहीं, वो कंजम्पशन नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, अरे वो तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। वो तो कौन सा होता है, वो तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर को हमने दो जगह डिवाइड किया, नंबर वन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर दो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये कंजम्पशन कौन करता है, इन चारों में से ये कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं, यस। हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं, यस, हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं। फर्म कंजम्पशन करती है, नहीं, फर्म कंजम्पशन नहीं करती। तो क्या गवर्नमेंट कंजम्पशन करती है? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट भी हमारी तरह कंजम्पशन करती है, जैसे हम कंजम्पशन करते हैं, क्या गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है? नहीं करती? अरे करती है, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो वो कंज्यूम करती है। गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है। तो बेसिकली कंजम्पशन कौन करता है,
कंजम्पशन या तो हाउस होल्ड करेंगे या फिर गवर्नमेंट करेगी। लेकिन हाँ, कंजम्पशन कौन करेगा, या तो हाउस होल्ड या फिर गवर्नमेंट। अब जब हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है, जब हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है तब इसको बोलते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट जो हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, पता है क्या आता है? देखिए ये आता है हाउस, H फॉर हाउस होल्ड, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजरिंग नेशनल इनकम। मतलब कि नेशनल इनकम मेजर करने के लिए आपको सबसे पहले ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा हाउस होल्ड, और ये हाउस होल्ड जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, ये हाउस होल्ड प्राइवेट भी कहला सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसके हर वर्ड से पता लग जाएगा कि ये क्या है। हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड का है। फाइनल कंजम्पशन, ये फाइनल एक्सपेंडिचर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो हमने अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए किया था, जो इन्होंने किया है। और अब सेकंड कंजम्पशन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो नंबर 2 यहां पर हम लिख देंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट पॉइंट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमारा ये कंजम्पशन वाला पार्ट पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब यहां पर आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर मेथड में इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म करती है। फर्म करती है, बिजनेस करती है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उस सबको अगर हम सम कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन। अब थर्ड पॉइंट ये है हमारा, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, जितनी भी फर्म्स हैं, उन्होंने 1 ईयर में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक इसलिए कहा क्योंकि पूरी इकोनॉमी में सभी प्रोड्यूसर्स ने किया है। ग्रोस इसलिए कहा क्योंकि ये सारा है। ग्रोस का मतलब टोटल, सारा का सारा इकोनॉमी के अंदर किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट। ये है ये मेन पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि जो हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट हम 2 जगह पर करते हैं, आपको पता होगा। अगर हम प्लांट खरीदते हैं, अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं, अगर हम इक्विपमेंट परचेज करते हैं, तो ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये वाले जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको अकाउंट्स के अंदर हम क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में इनको हम अपना इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। मगर ये वाला जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है ये कौन सा होता है? ये फिक्स्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली फॉर मेनी ईयर्स। एक बिल्डिंग को, एक मशीनरी को आप बार बार यूज कर सकते हो, इसीलिए तो ये फिक्स है। लेकिन क्या हम केवल बिजनेस में केवल प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्हीं के ऊपर, इक्विपमेंट, इन्हीं के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे? और भी एक्सपेंडिचर करते हैं। रॉ मटेरियल भी तो परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल क्या होता है? आप जानते हो कि उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड में तैयार करके हम बेचते हैं। रॉ मटेरियल के ऊपर जो मनी स्पेंड की जाती है वो भी तो हमारा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हाँ, रॉ मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड रिपीटेडली। बार बार उसी रॉ मटेरियल को हम यूज नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल तो एक बार कन्वर्ट होकर फिनिश गुड बन गया, दोबारा बनाना है तो दोबारा से नई चीज लानी पड़ेगी। तो दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल। लेकिन हम उसको फ्लेक्सिबल नहीं बोलते, क्योंकि मटेरियल हमारा सब कहां पर रखा जाता है? स्टॉक के अंदर रखा जाता है। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट हमारा होता है डेल्टा स्टॉक। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 तरीके का हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है और डेल्टा स्टॉक भी हो सकता है।
मेन पार्ट ये है, अगर ये मेन पार्ट नहीं होता तो फिर हमें इन दोनों को काउंट करना पड़ता है। तो कंजम्पशन के 2 पॉइंट आ गए, इन्वेस्टमेंट का 1 पॉइंट आ गया और एक के 2 पार्ट आ गए। अब हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बचा बस। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम क्या करते हैं, कभी इंपोर्ट करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। जो चीज़ें कम है हमारे यहाँ क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट कर लेंगे, और जो चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा है भाई एक्सपोर्ट कर देंगे। इसीलिए 4th पॉइंट जो यहां पर आता है वो क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। इंपोर्ट को माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि इंपोर्ट से मनी आउटफ्लो होती है, चली जाती है, और एक्सपोर्ट्स को इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट से मनी आती है। नेट एक्सपोर्ट। तो देखिए ये 4 फैक्ट, ये जो हमारे 4 कॉन्सेप्ट आए, ये हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के मेन पॉइंट्स हैं। इन्हीं चारों को हमें प्लस करके ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। अब हम आगे आपको ये बताएंगे कि इन चारों को प्लस करके, इन 4 आइटम्स को प्लस करके किस तरीके से हमें क्या क्या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इधर देखिए अब आप, अगर हम फर्स्ट 1 या 2 और 3 और ये 4, अगर हम इन चारों आइटम्स को प्लस कर लेते हैं, अगर हम इन चारों आइटम्स को प्लस करते हैं, तब हमारे पास जो इनकम आएगी वो आएगी GDP MP। ये भी आपको याद रखना है, कौन सी आएगी, GDP MP। अब आप देखिए जी ग्रोथ क्यों आती है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ था, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ है इसीलिए ग्रोथ आई है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नेट होता तो वो इनकम क्या होती, नेट होती। हमारी इनकम ग्रोथ, अगर हमारा कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ है तो हमारी इनकम ग्रोथ आएगी, अगर हमारा कैपिटल फॉर्मेशन नेट है तो नेट आएगी। तो अगर हम 1 2 3 4 को प्लस करेंगे तो GDP MP आएगा। अगर हम इसके अंदर NFIA को प्लस कर देंगे तो ये NP MP। ये एक्सपेंडिचर मेथड से जो इनकम हमारे पास आती है ये मार्केट प्राइस पर आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये सारा एक्सपेंडिचर कहां पर किया जाता है, मार्केट में किया जाता है, इसीलिए मार्केट प्राइस पर। अब अगर हम इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना चाहते हैं तब हमें इसके अंदर से NIT को माइनस करना पड़ेगा। जब हम इसमें से NIT को माइनस करेंगे तो ये GNP और ये MP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FC में। अगर हम इस GNP MP में से NIT को माइनस करेंगे तो ये GNP FC हो जाएगा, MP FC में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा NNP FC विच इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो इन 4 पॉइंट्स के बाद इनको प्लस करके इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे इसके अंदर और हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम के तीनों मेथड स्टडी करने के बाद, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड को स्टडी करने के बाद अब स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे भी हैं, 1-2 बच्चों ने मुझे मेल भी किया है। तो अब मैं उनके आंसर यहाँ पर देता हूँ और जिससे आपके डाउट और भी क्लियर होंगे। सबसे पहली बात कि क्या तीनों मेथड से आंसर सेम आता है? क्या तीनों मेथड से नेशनल इनकम का आंसर सेम आता है? सोचिए, एक तो इनकम मेथड है, एक प्रोडक्शन है और एक एक्सपेंडिचर है। सेम आता होगा? जी नहीं, सेम ही आता है। मना क्यों कर रहे हो? अरे सेम आता है, क्योंकि प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम और इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो तीनों मेथड से जो आंसर आता है वो सेम आता है। दूसरी बात कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ये 3 मेथड क्यों लगाए जाते हैं, 3 मेथड को क्यों यूज किया जाता है? तो इसका आंसर ये है कि हमारी इकोनॉमी एक काफी वास्ट इकोनॉमी है और इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं। जैसे आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर अलग है, सेकेंडरी अलग है, टर्शरी अलग है। कोई एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। तो वहां पर काम करने वाले, इनकम अर्न करने वाले जो पर्सन है वो अलग हैं। किससे? सेकेंडरी वालों से, क्योंकि सेकेंडरी तो मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो
किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो तो मशीनरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो टर्शरी सेक्टर है वो बिल्कुल अलग है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। क्योंकि इकोनॉमी इतनी वास्ट होती है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, सबकी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से अलग होती है, तो कहीं पर प्रोडक्शन मेथड यूज़ किया जाता है, कहीं पर इनकम मेथड यूज़ किया जाता है और कहीं पर एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ डाउट्स थे जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे थे, और इसी तरीके से मैं और भी डाउट्स बच्चों को क्लियर करवाता ही रहूँगा। अब हम बात करते हैं सम प्रिकॉशंस वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। सम प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियां, कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ट्रांसफर इनकम की। मैं आपको बताया था कि ओनली फैक्टर इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, लाइक स्कॉलरशिप, इन सब को ट्रांसफर इनकम बोलते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड इनकम है। और आप देखिए ना, क्या जब किसी ओल्ड पर्सन को ओल्ड एज पेंशन मिलती है या किसी को डोनेशन दी जाती है, क्या वो उसके बदले में देता है? नहीं, बदले में कोई फैक्टर सर्विस नहीं देता। तो दिस इज ट्रांसफर इनकम, और इससे किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इसे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। ट्रांसफर इनकम जिसको मिल रही है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर, उसके लिए ट्रांसफर इनकम है। जो पे कर रहा है उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट है। तो ट्रांसफर पेमेंट कह दो या ट्रांसफर इनकम बोल दो, बात एक ही है। जिसको मिल रही है उसके लिए इनकम है और जो दे रहा है वो उसके लिए पेमेंट है। किसी को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि दिस इज ओनली वन साइड ट्रांसफर, और किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता। ओवरऑल मिला के हमें यही तो बात याद रखनी है कि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन होता है और जिसको हम नेशनल इनकम में काउंट कर रहे हैं, जो मार्केट में आ रहा है, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसी तरीके से दूसरी जो बात आती है वो ये आती है सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेल ऑफ सेकेंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स क्या होती हैं? जैसे पुरानी कार, पुरानी बाइक, ओल्ड मोबाइल फोन। अब मान लीजिए कि किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे को अपना मोबाइल फोन 5000 रुपीज में सेकेंड हैंड सेल कर दिया। उसे 5000 रुपीज मिले, उसे लगता है कि ये उसकी इनकम है, लेकिन ये उसकी इनकम नहीं है। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल को जब फर्स्ट टाइम परचेज किया गया था, मोबाइल का प्रोडक्शन जब फर्स्ट टाइम हुआ था, उसको पहली बार मार्केट में प्रेजेंट किया था, उसको पहली बार जब किसी पर्सन ने परचेज किया था, उसकी वैल्यू को तो तभी नेशनल इनकम में शामिल कर लिया था। अब सेकेंड हैंड गुड्स तो ओनली ट्रांसफर है। सेकेंड हैंड गुड्स क्या है कि मैंने अपना मोबाइल फोन आपको बेचा और आपने खरीद लिया, बस ये तो मोबाइल फोन का ट्रांसफर हो गया। प्रोडक्शन तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है ना। कब? अरे जब इसका प्रोडक्शन हुआ था तब। तो इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स को अगर सेल करोगे या जो कोई परचेज करेगा तो उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, तो कमीशन जो सेकेंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज करने का काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी को या पुरानी कार, बाइक को सेल और परचेज करने का काम करते हैं, और वो लोग अपने काम के लिए क्या करते हैं? कमीशन लेते हैं, ब्रोकर कहते हैं जिसे हम। उनकी कमीशन उनकी इनकम है, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। जबकि हम सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की सेल को नहीं करेंगे। जैसे हमने अपनी एक कार 50,000 रुपीज में सेल कर दी सेकेंड हैंड, जो 50,000 है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर 5,000 कमीशन लिया था एजेंट ने, ब्रोकर ने, उस कमीशन को एजेंट की इनकम मानकर हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से तीसरी बात होती है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन तो दो चीजों का हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है।
अब देखिए प्रोडक्शन किया गुड्स का और उसको सेल्फ कंजम्पशन का मतलब है उसको खुद यूज कर लिया। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए एक फार्मर है, एक फार्मर ने 1000 केजी राइस का प्रोडक्शन किया, उसमें से इसमें से 800 केजी मार्केट में सेल कर दिया और बाकी 200 केजी अपने पास रख लिया, सेल्फ कंजम्पशन। अब मार्केट में कितना आया 800 केजी, तो ये तो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया। लेकिन 200 केजी तो उसने अपने पास रख लिया, ये तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हुआ। क्या हम इसके अमाउंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड करें? नहीं करें। प्रोडक्शन हुआ है और अगर वो इसको मार्केट में सेल करता तो उसको इनकम होती। इट मीन्स कि उसने इस प्रोडक्शन को अपने आप ही यूज किया। अगर वो इसको मार्केट में सेल करता तो उसको इनकम होती। प्रोडक्शन हुआ है इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को, एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे ये 800 केजी जो राइस उसने सेल किए थे 40 अकॉर्डिंग सेल किए थे, तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा दोनों को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन प्रोडक्शन फॉर सर्विस और फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जैसे कोई एक डॉक्टर अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करता है, ये तो अपनी सर्विस अपनी फैमिली को दे रहा है। एक हाउसवाइफ अपने घर को संभालती है, क्या ये इन सर्विसेज की कोई अमाउंट होता है, कोई मनी होती है, कुछ पैसा मिलता है? नहीं, ये तो ड्यूटीज है। सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया था। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी है, ये प्रिकॉशंस है। जैसे एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको, सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स या लाइक डिबेंचर्स, जितने भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे अकाउंट्स के अंदर होते हैं, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन दीज आर फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रियलिटी में एसेट्स नहीं होते, ये पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हम किसी कंपनी के 5 लाख रुपीस के शेयर परचेज करते हैं तो हमने 5 लाख रुपीस कंपनी को पे किए, इंस्टॉलमेंट में पे किए, जैसे भी पे किए, बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें एक पेपर डॉक्यूमेंट्स मिला कि हमारे पास कंपनी के इतने इतने शेयर्स हैं। क्या हमारी कोई एसेट्स बनी? क्या किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ? नहीं। तो केवल सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स को क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मनी। आप ध्यान से सोचो, देखो शेयर क्या है, बॉन्ड्स क्या है? अरे शेयर और बॉन्ड्स तो मनी को ट्रांसफर करने का एक मीडियम है। हमने कंपनी को 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए दे दिए और उसके बदले में हमें क्या मिला? शेयर मिल गया, बॉन्ड्स मिल गया। ये तो दिस इज ओनली जस्ट द ट्रांसफर, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि भाई कंपनी तो प्रोडक्शन करेगी, तो जब कंपनी प्रोडक्शन करेगी और कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो आपको शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देगी। शेयर्स के ऊपर क्या देगी? डिविडेंड्स। और बॉन्ड्स के ऊपर क्या देगी? प्रॉफिट का एक पार्ट देगी आपको। डिबेंचर्स के ऊपर क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। एनुअल जो इनकम मिल रही है, डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो आपकी फैक्टर इनकम है। लेकिन शेयर्स को केवल जब आप सेल और परचेज करते हो तो उसे आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि सिर्फ शेयर को परचेज और सेल करने से किसी प्रोडक्ट, किसी चीज का, किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं होता। इसलिए सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, जैसे किसी पर्सन ने किसी कंपनी के 10,000 के शेयर परचेज किए और उसने उसको 12,000 में सेल कर दिया, वो सोच रहा है भाई 2,000 तो इनकम है मेरी, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देयर इज नो प्रोडक्शन सर्विसेज। लेकिन शेयर्स बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाला डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट जो होता है, इट्स टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसी तरीके से और भी बातें होती हैं, जैसे इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज के अंदर गैम्बलिंग, थेफ्ट, ये सारी चीजें आती हैं। चोरी, गैम्बलिंग, जुआ वगैरह और लॉटरी वगैरह, जिसको हम एक्सीडेंटल इनकम भी बोलते हैं। इन सब इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इनसे भी किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता। तो जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इलीगल एक्टिविटीज हैं। इसी तरीके से कुछ और भी कॉमन प्रिकॉशंस है जो हमें याद रखनी है, जो मैंने आपको मेथड्स पढ़ाते वक्त बताई थी। जैसे ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम।
कि केवल फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस ध्यान रखनी पड़ती हैं। और प्रिकॉशंस के अलावा एक छोटी सी बात और होती है जिसके बाद ये नेशनल इनकम कवर हो जाएगा हमारा पूरा, और वो क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स। वो क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स अलग हैं और प्रिकॉशंस अलग हैं। प्रॉब्लम्स अलग हैं, प्रिकॉशंस अलग हैं। प्रिकॉशंस का मतलब होता है जो बातें आपको ध्यान में रखनी हैं, और प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि जो डिफिकल्टीज आपके सामने आ रही हैं। तो प्रॉब्लम्स को हम क्या बोल सकते हैं? डिफिकल्टीज भी बोल सकते हैं भाई। प्रॉब्लम को हम क्या बोल सकते हैं? डिफिकल्टीज भी बोल सकते हैं। कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हुए हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आप सपोज दैट इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया में जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तब हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, क्या हमें प्रॉपर और एक्यूरेट डाटा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है कि सारे इंडियंस हमको एक प्रॉपर और बढ़िया डाटा हमको अवेलेबल करा दें? ये पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स कि सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने जो आ सकती है वो किसकी आ सकती है? इनएक्यूरेट और इम्प्रॉपर डाटा। कि डाटा जो है वो हमारे पास इनएक्यूरेट है, इम्प्रॉपर है, ना तो वो हमारे पास प्रॉपर है ना ही वो हमारे लिए एक्यूरेट है। क्योंकि एक काफी बड़ी कंट्री है और यहां पर सभी लोग अपनी इनकम के जो डाटा हैं वो क्या हमको एक्यूरेट डाटा दे देंगे? नहीं। तो इसीलिए प्रॉब्लम तो हमारे सामने ये भी आ सकती है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अलावा, जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम, ब्लैक मनी, और कुछ टर्म्स होती हैं जिनके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, काउंटिंग। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम करते हैं, तब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है, डबल काउंटिंग। कभी कभी हम इंटरमीडिएट गुड्स के साथ उसकी फाइनल गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक शर्ट की वैल्यू को हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया, और शर्ट के साथ साथ इसका जो क्लॉथ है, कपड़े की वैल्यू को भी हमने इंक्लूड कर लिया। तो भाई शर्ट में तो कपड़ा ऑटोमेटिकली इंक्लूड है ना, तो हमें इनको सेपरेट इंक्लूड नहीं करना था। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम भी बहुत बार आती है, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इट मीन्स कि किसी भी चीज को हम एक से ज्यादा बार इंक्लूड कर लेते हैं। अब अगर ये प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने तो क्या होगा? ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो बहुत बढ़ जाएगी, नेशनल इनकम तो बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे, जैसे जैसे थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स, ये इंटरेस्ट है जो नेशनल डेट्स पर दिया जाता है। ये एक ट्रांसफर होता है जो गवर्नमेंट देती है प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। और वो कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ इकोनॉमिस्ट इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और कुछ इसको इंक्लूड नहीं करते। तो ये भी हमारे लिए स्टिल अ प्रॉब्लम है। जैसे प्राइजेस, मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल आउटपुट, और नेशनल आउटपुट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मार्केट में किसी भी चीज के बहुत सारे प्राइस होते हैं। रिटेल प्राइस अलग होते हैं, होलसेल प्राइस अलग होते हैं, कंट्रोल्ड प्राइस अलग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस अलग होते हैं। तो अब गुड्स एंड सर्विसेज को कौन सी प्राइस के ऊपर इंक्लूड करें? जैसे हमने जो प्रोडक्शन किया है हम उसे किस पर इंक्लूड करें? हम उसे मार्केट प्राइस कौन सी लें जो रिसेंटली चल रही है, वो जो होलसेल है वो, या कोई और सी? तो यहाँ भी प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स और भी आती हैं। फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारे सामने ये आती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी चीज हमारे लिए फाइनल है और कौन सी हमारे लिए इंटरमीडिएट है। क्योंकि कुछ
चीजें हमारे लिए फाइनल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट। फॉर एग्जांपल मिल्क अगर हम अपने घर में डेली यूज करते हैं तो हमारे लिए फाइनल है, लेकिन एक कन्फेक्शनर, अगर एक शॉपकीपर मिल्क यूज करता है बेचने के लिए या किसी अपनी स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो ये बेसिकली देयर आर सम प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और प्रिकॉशन जो अलग अलग हैं। प्रिकॉशंस का मतलब है जो बातें हमें ध्यान में रखनी है, और डिफिकल्टीज का मतलब होता है जो प्रॉब्लम्स हम सामने फेस करते हैं। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम अब कंप्लीट हो जाता है।